अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए बेटा जल्दी से, है ना भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल्स, है ना भाई। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और रिएक्शंस भी देखी थी, जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस देखी थी। आज हमारा होने वाला है भाई लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, कुछ दो टाइप की रिएक्शंस और पढ़नी बाकी है हमें हेलो एल्केन्स में। एक है रिडक्शन रिएक्शंस और दूसरी है रीअरेंजमेंट। फिर हम इनको सम अप कर देंगे बेटा। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बस अब थोड़े बहुत ही लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर उसके बाद। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है भाई, चलो। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था भाई। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक मिनट वेट कीजिए जरा, मैं प्रोग्राम को जरा दोबारा से खोल लेता हूँ एक बार। एक बारी को मैं प्रोग्राम दोबारा से खोल लेता हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। देखिए बेटा, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, अब वो क्या पढ़ना है भाई, रिडक्शन रिएक्शन, है ना भाई। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई। रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। अब हेलो एल्केन्स में तो जनरली ऑक्सीजन होता नहीं है, तो बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। तो क्या बोला मैंने आपको, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन के हम लोग दो मतलब निकाल सकते हैं ना भाई, कौन कौन से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा एक और बात भी तो बोल सकते हैं भाई, वो जो तीसरा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने पढ़े होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे हमारे पास क्या हो भाई, हाइड्रोजनेशन करने की बात करें हम लोग, है ना भाई। हाइड्रोजनेशन हम लोग करते थे ना, जैसे इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजनेशन करते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई भी एल्कीन हो, है ना भैया, एल्काइन हो, उसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देते इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकल। तो क्या हो जाता था हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 ये बन जाता था। ये एक तरीके की एडिशन रिएक्शन थी, और यहाँ पे हम लोग क्या नाम देते थे इसको, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई। लेकिन अब क्या होगा भाई, अब हमारे पास ये, हम एल्कीन से तो डील कर नहीं रहे, हमारे पास गिवन कंपाउंड कौन सा होने वाला है, हेलो एल्केन होने वाला है। तो वो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 Br। अब इसके सामने मैंने सेम रिएजेंट रखा, जो कि क्या है, H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना भाई। निकल और पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर भाई इसको हीट कर दिया, 525 केल्विन के आसपास रखा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी CH3 बन जाएगा, और एक मॉलिक्यूल HBr का बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है बेटा, आप नोटिस करोगे कि ये जो हाइड्रोजन था ना, मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए CH3 CH2, यहाँ पे क्या रहा होगा, Br। अब यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो ये रहा H और ये रहा H, है ना भाई। इस तरीके से ये दो हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं ना भाई, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से कुछ क्या हुई होगी भाई, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी। ये जाके इसके साथ कंबाइन हो गया होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो गया होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एक तरीके से इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। मीनिंग हम लोगों ने हाइड्रोजन की मदद से इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कार्बन और एक हेट्रो एटम के बीच में बॉन्ड था, यानी कि कार्बन और एक हेलोजन के बीच में बॉन्ड था। तो जब हम उसके बॉन्ड को ब्रेक करें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है भाई, उसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोजिनोलिसिस नाम देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनोलिसिस हो रहा है बेटा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है
कि कार्बन और जो हमारे पास ये डिफरेंट हेट्रो एटम्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बन सल्फर बॉन्ड हुआ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड हुआ, है ना भाई, कार्बन सेलेनियम बॉन्ड हुआ, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजेनोलिसिस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वीक बॉन्ड होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन वाले केसेस में हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या बताया, मैं आपको एक रिएक्शन भी देता हूं, आप उसको करके देखिए। जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड था, इस तरीके से एक कंपाउंड गिवन था Cl, और यहाँ पे क्या दिया है मैंने, H2 निकल और साथ में हीट, तो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा भाई हाइड्रोजेनोलिसिस। क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजेनोलिसिस होगा, और यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक तरीके की रिएक्शन पढ़ी हमने, क्या, with hydrogen in the presence of metal catalyst such as nickel, platinum और पैलेडियम। इनके साथ हम लोगों ने इनकी हाइड्रोजेनोलिसिस रिएक्शन पढ़ लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो क्या होगी, जिंक कॉपर कपल के साथ करेंगे हम लोग। देखिए भाई कैसे, जिंक कॉपर कपल वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं ये दूसरी टाइप की बता रहा हूँ रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होने वाला है कि अगर मेरे पास यहाँ पर जिंक कॉपर कपल प्रेजेंट है, मतलब जिंक होता है बेटा, और यहाँ पे जिंक और कॉपर का कपलिंग मिक्सचर होता है, ठीक है भाई। उसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना हमारे लिए एसिडिक हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो फॉर्म होने वाली स्पीशीज होगी वो कौन सी होगी भाई, जिंक इथॉक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक इथॉक्साइड। CH3CH2O होल ट्वाइस Zn, और यहां से हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे बेटा, ठीक है भाई। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो अब जैसे मैंने कोई हेलो एल्केन लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Br लिया, अब उसके साथ में क्या होगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन आटम आएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे कर देंगे, वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोग ऊपर करके आए ना हाइड्रोजेनोलिसिस में, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल पूछूं तो आप ये बताइए जरा, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, ये Br लगा दिया, और इसके साथ में मैंने यहाँ पे एरो पर लिख दिया जिंक कॉपर कपल, और साथ में दिया हुआ है मैंने ETOH। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी हमारे लिए एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पे ये तो फॉर्म करके देगा हमें क्या, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजनोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से रिएक्शन। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो नोट कर लीजिए। क्या होता है हमारे लिए, बर्च रिएजेंट क्या होते हैं, बर्च रिएजेंट क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई मेटल मिले और वो कैसा हो भाई, रिएक्टिव मेटल हो, कैसा मेटल होना चाहिए, रिएक्टिव मेटल, उसके साथ में आपको कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिले, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिले, तो आपको किसके बारे में सोचना है, वहां पर बर्च रिडक्शन के बारे में सोचना होता है बेटा। वहां पे क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है।
जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ले लिया लिथियम C2H5OH, ठीक है भाई, तो ये भी हमारे लिए बर्च रिएजेंट कहलाएगा। या फिर मैंने ले लिया Na लिक्विड अमोनिया, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, बर्च रिएजेंट कहलाएगा। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारे लिए, एक एक्टिव मेटल होना चाहिए। एक्टिव मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा, और यहाँ पे ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से रिमूव करेगा हाइड्रोजन रेडिकल को, यानी कि यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई, वही रिस्पॉन्सिबल होता है रिडक्शन के लिए। अब ये हम लोगों ने दो, यहाँ पर दो टाइप के रिडक्शन सीख लिए। अब जो हमारे पास तीसरा टाइप का रिडक्शन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला रिडक्शन तो आप याद रख लीजिए। देखिए भाई, थर्ड टाइप का रिडक्शन देखते हैं हम लोग। थर्ड टाइप का रिडक्शन क्या होगा हमारे लिए, यहां पर HI रेड पी के थ्रू हम लोग करेंगे। अब ये रेड पी क्या होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये रेड फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, रेड फॉस्फोरस। अब देखिए हमारे पास जो जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे हमारे पास हो गया भाई कोल हो गया, है ना भाई, कोक बोलते हैं हम जिसे, कोक लिख सकते हैं। ग्रेफाइट हो गया, है ना भाई, डायमंड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास फ्लोरीन भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं हमारे पास कार्बन के। तो सिमिलरली हमारे पास फास्फोरस के भी क्या होते हैं बेटा, एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है हमारे लिए व्हाइट फास्फोरस, एक होता है हमारे लिए रेड फास्फोरस, और एक होता है हमारे लिए ब्लैक फास्फोरस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फास्फोरस के एलोट्रोप्स है। तो उसमें हम लोगों ने कौन सा वाला पिक किया, रेड फास्फोरस। ठीक है भाई, ये HI की रिएक्शन जब हम लोग रेड फास्फोरस के साथ में करते हैं, तो भी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होने वाले, नेसेंट हाइड्रोजन। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो ये वाला एक ऐसा रिएजेंट है बेटा, जो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, ये सबको किसके अंदर लेके आ जाएगा, एल्केन चेन के अंदर ले जाएंगे। किसी के ऊपर भी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा भाई, एल्केन चेन के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया CH3CH2I ले लिया, और इसके साथ में क्या डाल दिया, HI रेड पी। तो क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे यहां पर हमारे लिए रिडक्शन हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाएगा। तो CH3 बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, I2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाता है हमारे लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जानना है तो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भाई, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने सबसे कॉमन नाम सुना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का, तो NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते ही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आप यूज कर सकते हैं जिंक HCl। जब एक एक्टिव मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी ना बेटा, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली वहां पे हाइड्रोजन के एटम्स प्रोड्यूस होते हैं पहले, फिर जाके वो आपस में कंबाइन करते हैं। वही हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, आप ऐसा समझ लीजिए, वही हेल्प करती है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। ठीक है भाई, इसके अलावा और कौन सा यूज कर सकते हैं भाई, टिन HCl, SnHCl यूज कर सकते हैं भाई। ये डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर मैंने आपको बताया ही है भाई, बर्च रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, बर्च रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। अब ये तो था हमारे लिए क्या, रिडक्शन देख लिया हमने हेलो एल्केन्स का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार को हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कौन सी होने वाली है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ हेलो
एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने तो लिया था 1 क्लोरोप्रोपेन, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिया था भाई, मिथ इथ प्रो, यहां पर मैंने ले लिया 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है भाई, ये क्या है मेरे लिए, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब क्या हो जाए, थोड़ी देर बाद मैं इसकी रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ कराऊं, किसी रिएजेंट के साथ कराऊं, और यहां पर जो ऑप्टेन वाला प्रोडक्ट हो वो किस टाइप का हो जाए, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन ऑप्टेन हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसा कौन सा रिएजेंट डाल दिया हमने कि इसकी वजह से ये रीअरेंजमेंट हो गई। यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोमेरिज्म। तो ये रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से। तो वो अगर मैं आपको रिएजेंट बता दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा फटाक से। कैसे, देखिए मैं रिएजेंट का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3, और इसको हीट कर दिया। तो बताइए अब आपको समझ में आ गया ना, क्यों, क्या हुआ होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ होगा, और जब कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। किस तरीके से, मैं आपको इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए, जैसे अगर ये 1 क्लोरोप्रोपेन था और मैंने क्या डाल दिया, AlCl3, तो AlCl3 क्या होगा, कोऑर्डिनेट होने लगेगा इस Cl के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो रहा है, वो Cl के साथ कंबाइन हो रहा है AlCl3। तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो ये लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया भाई यहाँ पे। तो ये जो कार्बोकेटाइन है बेटा, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है अभी। अब देखिए हम इसको रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। कैसे रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक तो मिथाइल ग्रुप है, तो हम किसका मोशन कराएंगे बेटा, हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे। तो हम इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नाम देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा, और यहाँ पे मूव होने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो इधर पे अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा भाई, जो रिएक्शन में Cl नेगेटिव बचा होगा वो जाके किसके ऊपर अटैक कर देगा भाई, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एक तरीके से हमारे पास ये आइसोमेरिज्म रिएक्शन हमें देखने को ऑब्जर्व हो जाएगी, या फिर हम क्या बोले, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमको देखने को क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, CH3 CH2 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 Br, और इसके साथ में मैंने रिएजेंट डाल दिया है भाई क्या, AlCl3, साथ में हीट कर दिया भाई। तो आप बताइए क्या फॉर्म होगा यहाँ पे। अब ये जो Br है ना भाई, ये मूव कर जाएगा कहीं कार्बन चेन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर Br अटैच हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास क्या 3 डिग्री वाला नहीं फॉर्म हो सकता, हम मिथाइल का शिफ्ट कराए 3 डिग्री वाला फॉर्म कर ले। बेटा आपको एक ही बार करनी है ना भाई, तो इस तरीके से शिफ्ट किया कीजिए कि जैसे हमारे पास जो आइसोमेरिज्म रिएक्शन है उसमें जो चेन है, मेन चेन है, वो इंटैक्ट रहे, और जो हमारे पास हेलोजन का एटम है वो मूव कर जाए। ठीक है भाई, हमें मेन चेन को, कार्बन को कम या ज्यादा नहीं करना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अब इस वाले केस में आप सोच सकते हो कि 3 डिग्री वाला हमें ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने यहां पर क्या दिया है, कार्बन CH3 CH3, यहां पर भी CH3 लगा दिया मैंने, और यहां पर CH2Cl है। अब इसके ऊपर मैंने सेम रिएजेंट ले लिया, क्या रिएजेंट है, AlCl3, और 573 केल्विन टेम्परेचर, मतलब हीट कर दिया एक तरीके से। तो फिर क्या फॉर्म होगा,
आप देखेंगे अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है मेन चेन को बिना छेड़े हुए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से क्लोरीन कहाँ पर अटैच हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन सेंटर पे अटैच होना पसंद करेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच होना पसंद करेगा, CH2 CH3। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएंगी। तो अब हम थोड़ा सा सम अप करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है भाई, देखिए हेलो एल्केन्स के लिए हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन पढ़ ली है। दूसरी हम लोगों ने पढ़ ली है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है भाई, तीसरा, ये मैप इसी तरीके से याद करना है बेटा आपको, है ना भाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे जो कि थी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रीअरेंजमेंट या फिर आइसोमेरिज्म रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट ला के रखता हूं भाई, तो वो चार्ट आप याद कर लीजिए। वो कन्वर्जन का चार्ट है, मैं एक बुक से निकाल रहा हूं, है ना भाई। तो आप अगर उस चार्ट को याद रखेंगे तो आपको वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से समरी बन जाएगी, ठीक है भाई। समरी बन जाएगी तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रिडक्शन रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट आप याद कर सकते हैं, है ना बेटा। रिडक्शन रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, मैं आपको एक चार्ट ला के दिखाता हूँ, ठीक है भाई। उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है भाई। ये देखिए, इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना भाई। हम लोग ये सारी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है। अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे जब हम लोगों ने एक्वस KOH लिया था तो यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब एल्कोहलिक KOH लिया है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये वाली कुछ चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेनी है ना भाई। क्या बोला मैंने कि जब मैंने क्या लिया है भाई, एक्वस KOH लिया है तो वहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब मैंने एल्कोहलिक KOH लिया है तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है बेटा। अगर हम न्यूक्लियोफाइल चेंज कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, इथॉक्साइड आयन लिया, बिथॉक्साइड आयन लिया, तो वहां पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। KNO2 और AgNO2 में मैंने आपको बताया था, AgNO2 में एक तरीके से कोवेलेंट रिलेशनशिप टाइप का होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा, आप नोटिस करेंगे नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट के केस में एल्काइल नाइट्राइट्स बनते हैं, और जबकि इस वाले केस में हमारे लिए क्या बनते हैं बेटा, नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए भाई, ये पूरा चार्ट आप रिवीजन के तौर पे, मतलब जब बिल्कुल एंड हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिए। कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाला होगा ये आपके लिए चार्ट, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जो कि होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, ये उससे पहले जब मैं स्टार्ट करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। SN2 रिएक्शन के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आएंगे, 2 कंपाउंड दे देंगे या 3 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कंपेयर कर दो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना भाई, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन। इस तरीके से हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है भाई, तो हेलो एरीन्स की हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो हमारे पास हेलो एरीन्स होती है ना, ये कम रिएक्टिव होती हैं। दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने, यहां पे आप नोट कर लीजिए क्या बोला, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो एरीन्स आर chemically less reactive than हेलो alkanes। ये इंपॉर्टेंट बात है। द हेलो एरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये इस तरीके से हुआ क्यों, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला रीजन तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हेलो एरीन्स होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, एक तरीके से इफेक्ट लगता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर रेजोनेंस लगता है। कैसे लगता है सर, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में देख लीजिए। जैसे हम लोग सबसे सिंपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास हुआ क्लोरोबेंजीन। क्या हुआ बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के केस में क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा क्लोरोबेंजीन का। अब आप नोटिस करोगे क्लोरीन के पास क्या है भाई, लोन पेयर है या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। तो वो मूव करते हैं भाई। कैसे मूव करते हैं, यहाँ पे ये मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर Cl और इसके बीच में क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से हमारे पास। और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की है ना। अब देखिए अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे मूव करेगा और यहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, फर्दर आगे रेजोनेंस होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, Cl डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते रहे नजर आएंगे आपको। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए नजर आए। इसको नेगेटिव चार्ज को और आगे बढ़ा देंगे, फिर से हमारे पास और आगे बढ़ जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, और हमें इधर पे फिर से ऑर्थो के ऊपर कौन सा, ऑर्थो सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हुआ नजर आएगा। ये सब आप जीओसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, है ना भाई। आई होप आप सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते होंगे, है ना भाई। अगर नहीं आते हैं तो फिर एक बार ट्राई कीजिए, 11th क्लास की बुक से देख के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना भाई। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और आगे मूव करेगा, ये और आगे मूव कर जाएगा। तो फिर से हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा से आ जाएगा भाई, है ना भाई। फिर से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा। तो यहां पर कैसी कंडीशन आ जाएगी, इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है भाई, अब यहां पे आपने नोटिस किया कि ये जो हमारे पास क्लोरीन को रिएक्ट करना था, उसने तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया भाई, यहाँ पर रेजोनेंस शो करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आने वाला है, आप नोटिस करोगे कि जब हमारे पास हेलो एल्केन्स थे बेटा, क्या थे, हेलो एल्केन्स थे। तो हेलो एल्केन्स के केस में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर था। बिल्कुल सही बात है। तो क्या यहां नहीं होगा, यहां पर भी होगा पोलर। लेकिन यहां पर क्या है भाई, हेलो एल्केन्स का बॉन्ड जो पोलर था उसके अंदर था सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा था, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उसका था, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हाई था। ठीक है भाई, अब देखो, लेकिन अगर हम लोग बात करें हेलो एरीन्स की, तो हेलो एरीन्स में आप नोटिस करो, ये वाला कार्बन और इस हेलोजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड ला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये हेलोजन आटम और इस कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड लाई करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या है,
कार्बन और हेलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी हमें क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो आपको ये पता होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो जाता है हमारे लिए, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो बॉन्ड पोलर तो जो था अब वो नॉन पोलर की तरह बिहेव करने लगा होगा, है ना भाई। पोलैरिटी कम हो जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी उसके अंदर पोलैरिटी। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दिया। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं। समझ में आई बात बेटा? जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखें, देखो भाई ये पहला रीजन मैंने दिया आपको किसके बेसिस पे, रेजोनेंस के बेसिस पे। अगला रीजन मैं आपको देता हूं भाई किसके बेसिस पे, अगर मैं आपको बात करूं यहां पे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे किसके, हेलो एल्केन की बात कर रहे थे, तो हेलो एल्केन के अंदर क्या था, RCH2X लिख दिया मैंने इस तरीके से, ये हेलो एल्केन है। और ये क्या है मेरे पास, अज्यूम करते हैं मेरे पास कोई एरीन रिंग है, मतलब फिनाइल की रिंग है, और वहां पे क्या अटैच्ड है, हेलोजन का एटम अटैच्ड है, ये हेलो एरीन है। तो यहां पे क्या होने वाला है, आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो कार्बन सेंटर है, इस वाले कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पे कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां पे कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दोनों एटम्स के बीच में ये कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी। तो आप नोटिस करोगे यहां पे क्या हो रहा है हमारे लिए, हेलो एल्केन के केस में यहां पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कार्बन sp3 है, उसके साथ में हेलोजन का बॉन्ड बना हुआ है ना भाई। और उसके बाद क्या है, यहां पर तो अगर हम लोग देखें यहां पर कार्बन sp2 है और उसके साथ में हेलोजन का बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर आप नोटिस करोगे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन sp2 की हाई होगी एज कंपेयर टू कार्बन sp3, है ना भाई। ऐसा क्यों बोला सर आपने, ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई है। क्या बोला मैंने, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। तो यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में था, यहाँ पे कार्बन sp3 में था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई हो गई, कार्बन sp2 की हाई हो गई। तो यहाँ पर जो कार्बन sp2 हाई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जी, ये बॉन्ड जो पोलर होना चाहिए था ये लेस पोलर हो जाएगा। यहाँ पे तो पोलैरिटी अच्छे से डेवलप हो रही है, बढ़िया तगड़े तरीके से खींच रहा है ये हेलोजन आटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की हाई है ना भाई, एज कंपेयर टू कार्बन sp3। लेकिन यहाँ क्या हो गया भाई, फाइट हो गई। क्या फाइट हो गई, यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने आए तो हम ये भी उतने ही तगड़े तरीके से खींच रहा था, ये भी खींच रहा था भाई। तो फिर क्या हुआ भाई, वो बॉन्ड एक तरीके से कार्बन sp2 और ये हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम नजर आती हुई हमें आई। तो ये बॉन्ड पोलर तो है बट इतना अच्छा पोलर भी नहीं है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे लिए एक तरीके से नॉन पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगा। और अगर हम इसको रिमूव करना चाहते, एक्स को रिमूव कर दे और कार्बन sp2 बचा रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हेलोजन अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर खिसक ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होगा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दें कार्बन sp2 सेंटर पे, जो कि कैसे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, है ना। विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी, अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारे पास और भी रीजन बता सकते हैं, बट उसके क्या, देखिए भाई एक और रीजन मैं बता देता हूं, मान लेते हैं मैं आपको यहां पर बताता हूं, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल। यहां पे लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रीजन क्या बता रहा हूं मैं आपको, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। कैसे, अब इमेजिन करो मेरे पास कोई हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन के ऊपर मैंने क्या किया भाई, रिमूव कर दिया इस हैलोजन को, जो अभी मैं आपको बोल रहा था ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और आपको तो पता है फिनाइल कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल होते हैं। फिनाइल कार्बोकेटाइन तो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये तो फॉर्म ही नहीं होने वाली, ये वाली रिएक्शन तो होगी ही नहीं। ये क्या बन गया, फिनाइल कार्बोकेटाइन। और ये कैसा होता है, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। तो ये तो फॉर्म होगा ही नहीं। तो जब ये फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर वहां पे कैसी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वहां पे हमें SN1 रिएक्शन तो देखने को मिलेगी ही नहीं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को तो मिलने वाला ही नहीं है, कार्बोकेटाइन तो फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सेट ऑफ रिएक्शन होने वाली है, जो हम लोग पढ़ सकते हैं जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हेलो एरीन्स कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं। हेलो एरीन्स की बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कुछ केसेस में हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। सर आपने तो अभी बोला था कि ये होती नहीं है। कुछ केसेस में हम लोग करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरीन्स पे करवा तो सकते हैं हम, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, मुश्किल होती है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा रिएक्शन। जैसे अगर मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं इनकी रिएक्शन देखूं किसके साथ में, मेटल के साथ में भी रिएक्शन देख सकता हूं, रिएक्शन विथ मेटल्स भी बात करेंगे। ठीक है भाई। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, पहले तो हम लोग बात कर लेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सी भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक। मैं पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी वाली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेम्ड रिएक्शन आती हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी होंगी। ठीक है भाई। और इसका रीजन क्या है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द रीजन व्हाई क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड में तो कई बार पूछा गया है, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, बस यही मोस्टली हमारे पास रिएक्शन होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज हम लोग ना थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन पढ़े किसके साथ में भाई, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक रिडक्शन रिएक्शन तो मैं आपको बता ही देता हूँ आज, रिडक्शन वाली रिएक्शन तो हम फिनिश कर ही देते हैं आज। ठीक है भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी भाई, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। ये सब किसके लिए बात चल रही है बेटा, हेलो एरीन्स के लिए बात चल रही है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई हेलो एरीन है, जैसे मेरे पास क्लोरोबेंजीन है ना भाई। अभी हम लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़ के आए हैं आज के ही लेक्चर में, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। वहां पे क्या है भाई, जैसे हमारे पास अगर मैं नेसेंट हाइड्रोजन कहीं से जनरेट करा लूं तो फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो क्या है, अगर हम लोग निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय यूज कर लें, निकेल एल्यूमिनियम का यूज करना है एलॉय, और उसके साथ में रिएक्शन करनी है डाइल्यूट NaOH की, किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो वहां पे क्या होता है हमारे लिए, ये मेटल और NaOH की रिएक्शन से क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, और वही हेल्प करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना भाई। ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक किफायती रामबाण इलाज तो हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। LiAlH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाली रिडक्शन रिएक्शंस थी, है ना भाई। इसी तरीके से हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अब जो होती है हमारे पास, मैं एक और रिएक्शन पढ़ाना चाहता हूं आज ही, जो कि होंगी रिएक्शन विथ मेटल्स। किसकी साथ रिएक्शन? रिएक्शन विथ मेटल्स, वो भी देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ मेटल्स, इनकी भी बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ में भाई? मैग्नीशियम के साथ। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो क्या होने वाला है, मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? अभी देखा था हमने पिछले ही लेक्चर में, वहां पे क्या हो रहा था, हेलो एल्केन की रिएक्शन करा थे, अब यहाँ हेलो एरीन की रिएक्शन कराएंगे। ये मेरे पास मान लेते ब्रोमोबेंजीन है, इसके साथ में मैंने मैग्नीशियम मेटल डाल दिया और साथ में मीडियम क्या रखा है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम जो है ना, इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए आप। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में। ये देखिए, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे इनके बीच में ये इंसर्ट हो गया, ये मैग्नीशियम। देखिए ये आ गया ना मैग्नीशियम इनके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है भाई, तो मेटल इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं हम इन्हें। क्या बोलते हैं? मेटल इंसर्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या फॉर्म हो गया बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। इसका नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, और यही हमारे लिए क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, जो बच्चे नीट की या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो पाला पड़ चुका होगा इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और अगर आप एमएस चौहान सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भर भर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनफैक्ट एक चैप्टर ही दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो आप उस बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक सीरीज भी बनाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर 1-2 अटैक पॉसिबल होते हैं, सिर्फ 1-2 अटैक ही होते हैं, है ना भाई। 1-2 अटैक होंगे कार्बोनिल सिस्टम के ऊपर। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास, जैसे मान लो अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो वो भी सेम रिएक्शन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना भाई। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि क्या होने वाली है भाई, रिएक्शन विथ नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन विथ लिथियम कर सकते हैं, रिएक्शन विथ लिथियम। ठीक है भाई, तो लिथियम के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ब्रोमोबेंजीन का मॉलिक्यूल ले लिया, इस तरीके से मैंने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और इसके साथ में क्या डाल दिया, Li डाल दिया, लिथियम एक एक्टिव मेटल है, और साथ में क्या डाल दिया, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और LiBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये जितनी भी स्पीशीज हम बनाते जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया, फिनाइल लिथियम बनाया, ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे या न्यूक्लियोफाइल होंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक मेटल है और यहाँ पे एक नॉन मेटल है। यहाँ पे क्या है भाई हमारे लिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो हमारे लिए नॉन मेटल है और यहाँ पे क्या है, मेटल है। तो जनरली क्या होगा भाई, जो मेटल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। और जो नॉन मेटल होंगे उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। ये बात याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दी मैंने आपको कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसके ऊपर, इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्या। देखिए यहां पे मैंने क्या ले लिया भाई, ये कोई कीटोन या फिर कार्बोनिल सिस्टम ले लिया, है ना भाई, कोई कार्बोनिल सिस्टम ले लिया। तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा,
तो इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से इस वाले कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करवा देगा। तो इस तरीके के हमें अटैक देखने को मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं 1-2 अटैक। क्या बोलते हैं? 1-2 अटैक। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको कि हमारे पास मैक्सिमम, जैसे हमारे पास क्या हुआ भाई, मैग्नीशियम, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, या फिर एल्काइल लिथियम हुआ, है ना भाई, ये जनरली क्या प्रीफर करते हैं? 1-2 अटैक। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा रिएजेंट होता है जो क्या प्रीफर करता है? 1-4 अटैक को प्रीफर करता है। 1-4 अटैक भी मैं बता देता हूं बेटा कैसे। जैसे अगर मेरे पास क्या हो, इस तरीके से कोई कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम हो, इस तरीके से कोई कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम हो, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, अगर वो सॉफ्ट होगा, ये कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट नेचर होना चाहिए इसका, ठीक है भाई। तो ये यहां पे अटैक करने से बचता है। कहां पे भाई? ये इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करने से बचेगा। ये जाएगा कहां पे अटैक करने? ये जाएगा यहां पे अटैक करने, ठीक है भाई। कहां पे अटैक करने वाला है बेटा? ये देखो, इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करने वाला है। ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इधर पे, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे अटैक हमें देखने को मिलते हैं जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहां मिलते? ये मैंने आपको बताया था गिलमान रिएजेंट में, गिलमान रिएजेंट में, यानी कि वहां पे क्या होगा? R2CuLi, ठीक है भाई, R2CuLi के केस में होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रिएक्शन विद लिथियम हो गए, रिएक्शन विद मैग्नीशियम पढ़ ली। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, क्या? रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम को हम लोग एक नेम रिएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। अगर हम लोग सोडियम के साथ, देखिए भाई, वहां पे हम लोग पढ़ के आए थे कौन कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं सोडियम के साथ क्या कर रहा हूं भाई? रिएक्शन कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा? आप नोटिस करेंगे यहां पे हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? एक होगी फिटिक रिएक्शन और एक होगी हमारे लिए वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है भाई। वुड्स रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिटिक रिएक्शन बता देता हूं आपको पहले, फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कैसे। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बात कर रहा हूं किसकी? फिटिक रिएक्शन की, फिटिक रिएक्शन की। तो यहां पे क्या होने वाला है फिटिक रिएक्शन में? आप नोटिस करोगे जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है इस तरीके से, और इस क्लोरोबेंजीन के साथ मैंने क्या ले लिया? सोडियम मेटल ले लिया, और इसी क्लोरोबेंजीन को फ्लिप करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। मतलब क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। अमाउंट को तो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और फिर क्या ले लिया? यहाँ पे ड्राई ईथर ले लिया। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? वही सिंपल सी कंडीशन, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई? कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे लिए इस तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का बेटा? आप बता सकते हैं? इसको बोलते हैं बाइफेनाइल, या फिर आप बोल सकते हैं डाइफेनाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। वाइफेनाइल भी बोल सकते हैं और डाइफेनाइल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहां पर देखना बेटा, यहां पर हमने फिटिक रिएक्शन में दोनों तरफ क्या लिए हैं? हेलो एरीन्स लिए हैं। लेकिन वुड्स फिटिक में क्या होगा? एक तो हम लोग हेलो एल्केन को लेंगे, एक हेलो एरीन को लेंगे। यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है भाई। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होने वाला है? बिल्कुल सेम टू सेम। एक मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में कराई है भाई? क्लोरोबेंजीन तो ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ में क्या ले लिया? सोडियम। लेकिन अब यहां पे मैंने क्लोरोबेंजीन का ही मॉलिक्यूल ले लिया फ्लिप करके, यहां पे मैंने कोई हेलो एल्केन ले लिया, जैसे मैंने CH3Cl ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। अब उसकी रिएक्शन करा रहा हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
फिर से वही काम होगा, NaCl को बाहर कर देना। ये देखिए मैं बाहर कर रहा हूं इसको, NaCl को, ये रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बचे हुए कंपाउंड है वो कंबाइन हो जाएंगे, एक बेंजीन की रिंग के साथ में CH3 कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए एक बेंजीन की रिंग बनाई है बढ़िया सुंदर सी, उसके साथ में CH3 को क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। यहाँ पर भी NaCl बाहर निकल रहा था 2 मोल, और यहाँ पर भी 2 मोल क्या बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, टोलुइन का। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए फिटिक रिएक्शन में आपको क्या करना है, फिटिक रिएक्शन में देखिए बेटा, फिटिक रिएक्शन में आपको हेलो एरीन की कपलिंग हेलो एरीन के साथ ही करा देनी है। दोनों तरफ क्या लेना है, हेलो एरीन्स लेना है। हेलो एरीन प्लस हेलो एरीन की कपलिंग हो रही है, तो फिर वहां पे कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, वो फिटिक कहलाएगी। समझ गए भाई। लेकिन अगर आपने एक हेलो एरीन लिया है और दूसरा हेलो एल्केन ले लिया, तो वहां पे क्या कहलाएगा भाई, वो वुड्स फिटिक कहलाएगा, वुड्स फिटिक कहलाएगा। और आपको याद दिला देता हूं मैं, वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने जो कल की क्लास में पढ़ी थी, वहां पे क्या हो रहा था भाई, जब मैं दोनों हेलो एल्केन ले लेता हूं, हेलो एल्केन की कपलिंग हेलो एल्केन के साथ ही करा देता हूं, तो हमारे पास वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, रिएजेंट तो वही है हमारे पास, सोडियम और ड्राई ईथर यूज कर लेना है, सोडियम और ड्राई ईथर यूज कर लेना है। अब एक रिएक्शन और रह गई है, वो भी बता देता हूं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है भाई, उल्मान रिएक्शन बोलते हैं हम इसे, तो देख लीजिए भाई उसे भी। फोर्थ हम लोग बता रहे हैं कॉपर के साथ कपलिंग, है ना भाई, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। ठीक है भाई, ये वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है भाई, अब यहां पे हम जो जो लेते हैं वो लेते हैं आयोडोबेंजीन। क्या लेते हैं बेटा, आयोडोबेंजीन का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। ठीक है भाई, अगर मैंने आयोडोबेंजीन ली है और कॉपर पाउडर यूज किया है, ठीक है भाई, इसी आयोडोबेंजीन को मैं फ्लिप करके लिख देता हूं इस तरीके से, जैसे वुड्स रिएक्शन में कर रहे थे ना, बस वहां पे मेटल क्या था, सोडियम था, यहाँ पे मेटल चेंज कर दिया मैंने, कॉपर ले लिया। और वहां पे हम लोग क्लोरीन या फिर ब्रोमीन वाले डेरिवेटिव ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन से डेरिवेटिव ले लिए, पर्टिकुलरली आयोडीन वाले डेरिवेटिव ले लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, यहां पर कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, तो फिर यहां पर भी बाइफेनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बाइफेनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से दो बेंजीन की रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। यहां पर भी क्या बन रहा है बेटा, बाइफेनाइल या फिर डाइफेनाइल बोल सकते हो। ठीक है भाई, और साथ में क्या बाहर निकल रहा है, Cu2I2। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देने वाले, उल्मान रिएक्शन। क्या नाम देंगे, ये देखिए ULLMANN, उल्मान रिएक्शन। ये फिटिक के जैसी ही दिख रही है ये रिएक्शन, आप ऐसे याद कर सकते हैं। उल्मान रिएक्शन किसके जैसी दिखती है, फिटिक के जैसी दिखती है। ठीक है भाई, तो ये उल्मान रिएक्शन कहलाती है। तो आज के केस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ ली है और रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ लिए। अब कल हम जो पढ़ेंगे भाई वो क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए, ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है भाई, ये हेलो एरीन्स की हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं बेटा, है ना भाई। थैंक यू टू एवरीवन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, है ना भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना भाई। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए।
और फ्री होगा सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर लाइव क्लास भी लेकर आएं, तो फिर मैं आपको 1 घंटा डेडिकेट करके भाई लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए बेटा, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।